आपका ध्यान किधर है? आपकी बिजनेस स्टडीज की टीचर इधर है। अब हम पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होता है। जैसे कि मोदी जी को ही देख लीजिए, मेलोनी बाहर से आई है तो कितने खुश हो रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप की और जिसका नाम है, डेफिनेशन देखिए घबरा गई होगी, मत घबराओ, मैं हूं ना। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ प्रबलीन कौर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, कंपनी फॉर्म, ठीक है, पार्टनरशिप। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो प्राइवेट तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होता है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या होते हैं, फिर MNC क्या होता है, फिर PPP क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है। ये तमाम सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो बेसिकली ना हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। अब भाई आप बोल रहे होगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या शब्द होता है। ठीक है, बताती हूँ। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड। अब जैसे कि मेरे घर में ना क्या सिस्टम है, मेरे पापा जो है ना वो रिजिड स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, रात के 8 बजे 7 बजे के पहले पहले घर आ जाना है, ठीक है, यहाँ नहीं जाना। और मेरी मम्मी कूल नेचर की, चिल नेचर की है कि बेटा तुझे जो करना है कर, लेकिन अपनी लिमिट में रह के करना। ठीक है, तो जो मेरे पापा हैं वो क्या है, स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, और जो मेरी मम्मी है वो लीनियंट नेचर की है। तो पापा स्ट्रिक्ट नेचर के और मम्मी लीनियंट नेचर की हैं, तो दोनों को मिला के घर में एक मिक्स सिस्टम का माहौल बन जाता है। यानी पापा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं और मम्मी क्या है, लीनियंट नेचर की हैं, तो दोनों का क्या बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है, और उस वजह से हमारे घर में है एक मिक्स्ड सिस्टम का कल्चर। ठीक है, तो वैसे ही हमारे इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का कल्चर है। जैसे कि हमारे इंडिया में प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी मिलेंगे आपको और पब्लिक एंटरप्राइजेस भी मिलेंगे। अब भाई आप बोल रहे होगे कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है, वो भी बताती हूँ। तो पहले तो प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी किन एंटरप्राइजेस से मिलके बनती है, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, तो भैया प्राइवेट एंटरप्राइजेस यानी वो एंटरप्राइजेस, ऐसी एंटरप्राइजेस जिनको इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे कि आम इंसान ओन करते हैं, आम इंसान चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे जैसे इंसान। ठीक है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बस में होती हैं, जिनको ऑपरेट प्राइवेट लोग करते हैं, ठीक है, आम इंसान करते हैं, वो होती है हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, और पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जिनको ऑपरेट, मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है, सरकार करती है, भारत सरकार करती है, तो वो क्या हो जाती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर में आती हैं। ठीक है, सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जिनको आम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है भैया, आप जैसे हमारे जैसे लोग। और पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जिनको सरकार चलाती है। ठीक है, तो जब प्राइवेट और पब्लिक मिला के हमारी इकोनॉमी बनाती है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही है। नहीं, इसके पहले की स्टोरी क्या थी, सॉरी बेटा, इसके पहले की स्टोरी क्या थी कि हमारा जो देश जब आजाद हुआ ना, हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद क्या था कि जो मेजर रोल था वो कौन प्ले करता था, पब्लिक एंटरप्राइजेस ही प्ले करती थी। यानी जो मेजर इकोनॉमी थी वो किसकी वजह से चलती थी, भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की वजह से चलती थी। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता था कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रोल था ना वो बहुत ही कम था, और इस वजह से हमारी जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना वो बहुत ही स्लो थी। ठीक है, लेकिन 1991 में क्या हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें ग्लोबलाइजेशन कर देना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। यानी अब वक्त आ गया है कि हमारे देश के लोगों को सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देना चाहिए।
यानी तब से क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज, यानी 1991 से क्या हुआ, 1991 से क्या हुआ कि जो फॉरेन कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, वो भी आने लगी, ठीक है, वो भी बिजनेस करने लगी, हमारे जो इंडियन कंपनीज थे वो भी बाहर जाने लगी, ठीक है, तो सामान क्या होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। तो यानी जो हमारे देश के द्वार थे वो फॉरेन कंपनीज के लिए भी खुल गए थे, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो मेजर रोल था वो कौन प्ले करता था, हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस ही प्ले करती थी। तो इस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो थी। लेकिन जब 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारी कंट्री में एक इकोनॉमिक बूम आया, ठीक है, यानी हमारी देश की जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो बहुत ही तेजी से होने लगी, ठीक है। तो भैया हुआ यूँ कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे ना वो लोगों को चुभती थी, क्योंकि काम वाम तो ज़्यादा उनका करना कुछ होता नहीं था, ठीक है। हमारे देश की हालत और ख़राब हो रही थी, ठीक है, बहुत स्लो चल रही थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी ना वो लोगों को चुभ रही थी, ठीक है। तो फिर क्या मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए क्या मीम जमेगा इधर, कितना चुभने लगा हूँ मैं, कहीं मैं छुरा तो नहीं। ये देखिए ये वाला मीम, ये जो सानिध्य सर बोल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो सानिध्य सर क्या है, हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी हमारे देश की वो बहुत स्लो थी पब्लिक एंटरप्राइजेस की वजह से। फिर 1991 में क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया तो हमारे देश के जो द्वार थे, जो हमारे देश के डोर्स थे, वो खोल गए इंटरनेशनल लेवल्स के लिए भी, ठीक है। तो उस टाइम के बाद यानी 1991 के बाद से आज तक हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यही इंट्रो पार्ट में बस यही है, ठीक है। इंट्रो पार्ट में क्या है, बस यही है। आई बात समझ में कि इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अलॉटेड अ डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी वही कि जो आज़ादी के बाद में जो मेजर रोल था वो कौन प्ले करता था, पब्लिक एंटरप्राइजेस करती थी। एंड डू वेरी लिटिल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इसकी वजह से क्या होता था, हमारी देश की जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी, ठीक है भैया। इसलिए दैट इज व्हेन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फिर under the new policy the dominant position of public sector was restricted and many doors were opened for private and foreign companies, यानी उसके बाद क्या हुआ, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल था वो सीमित कर दिया गया और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे और जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए भी दरवाजे खुल गए कि आइए आप हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे इंट्रो पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के क्या टाइप्स होते हैं। तो भैया पहला आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का एक हाथ होता है, एक लंबा हाथ होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब आपको छोटा छोटा सा बता देती हूँ, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है भैया, ये भी जो गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ होता है और ये होता है गवर्नमेंट कंपनी, यानी साक्षात एक गवर्नमेंट की ही कंपनी होती है, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं इनको। हाँ जी, तो जो हमारा पहला टाइप आता है पब्लिक एंटरप्राइज का, उसका नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन द गवर्नमेंट, यानी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का ही एक लंबा हाथ होता है, एक्सटेंडेड वर्जन होता है, और ये सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक एंटरप्राइज का, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट या सबसे ट्रेडिशनल है, ठीक है। आई बात समझ में, तो हो सकता है 1 मार्कर में पूछ लें आपसे, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है ना वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है और इसकी अपनी कोई भी अलग आइडेंटिटी नहीं होती गवर्नमेंट के सिवाय। यानी इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे डिफेंस, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। यानी अगर हम जैसे कि बोलते हैं हमारे देश के रोड तो बड़े ख़राब हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की सरकार ख़राब है, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो अपने देश की सरकार की ही कर रहे हैं, अगर हम गाली दे रहे हैं तो भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश की गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का हाथ कौन होता है, यानी इसको ऑपरेट वगैरह सब कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है, तो ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है, ठीक है। और इसकी अपनी अलग से कोई भी पहचान नहीं होती है। जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में क्या आता है, रेलवे डिपार्टमेंट आता है, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अंदर में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, ठीक है। वैसे ही कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में क्या आता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आता है। तो ये जो सारी मिनिस्ट्रीज है ना, उनके अपने अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम उस डिपार्टमेंट को कोसते हैं या उसकी तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए हम उसकी मिनिस्ट्री को, हम उसकी मंत्रालय, हम उसकी सरकार को, हम उसकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं या उसको कोस रहे हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब जान लिया कि भैया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, अब जानते हैं इसके क्या फीचर्स होते हैं, यानी इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सो दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। पहले तो भैया ये पूरा जो इनका कार्यभार कौन संभालता है, गवर्नमेंट ही संभालती है, ठीक है। तो सारा जो काम झाम होता है वो किसकी देखरेख में चलता है, वो सरकार की देखरेख में चलता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा रेलवेज हैं वो किसके अंडर में आएगा, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ठीक है। हमारे रोड्स किसके अंडर में आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी है ना, तो उसके अंडर में आएगा, ठीक है। तो इन सब का काम झाम कौन संभालता है, कौन इसकी देखरेख करता है, हमारी देश की गवर्नमेंट। यानी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स बांटे गए हैं, वो जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री रहती है, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री रहती है, वो सारा काम झाम संभालती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, they are a part of government only, there is no separate entity, यानी इसकी अलग से कोई भी पहचान नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती, क्योंकि भैया ये गवर्नमेंट का ही तो हिस्सा होते हैं, तो हम इसकी अलग से पहचान क्यों करें, ठीक है। आई बात समझ में। फिर दे आर फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी इन सब का ये जो रेलवेज हुआ, पोस्ट हुआ, टेलीग्राफ हुआ, इन सब को कौन चलाता है, कौन फाइनेंस करता है, कौन पैसा प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं तो फाइनेंस प्रोवाइड करवाना भी गवर्नमेंट का ही काम रहता है। अब भैया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो हम क्यों पैसा देंगे, ठीक है। तो इनको इसकी जिम्मेदारी भी कौन देखता है, फंड्स की जिम्मेदारी भी कौन देखती है, जो उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की मिनिस्ट्री रहती है वो ही देखती है, ठीक है। फिर आता है द रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। अब भैया ये पैसा कहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट रहती है ना, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स की जो मिनिस्ट्री रहती है, उनके अलग अलग अपने खजाने रहते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग अपनी गुल्लक रहती है, तो सारा जो पैसा रहता है ना वो उसी गुल्लक से आता है, ठीक है। और जो भी पैसा उससे बनता है वो वापस वो जो पैसा होता है वो इधर ही इस गवर्नमेंट की जो पिगी बैंक है, ठीक है, ये है सपोज सरकार की पिगी बैंक, ठीक है। तो वो सारा पैसा भी कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, इसी गुल्लक से, इसी गुल्लक में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और अगर उनको कुछ पैसा चाहिए होता है तो वो यूटिलाइज भी कहाँ से करते हैं, इसी खजाने से, ठीक है, इसी गुल्लक से, इसी ट्रेजर से करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटेड बाय सिविल सर्वेंट्स, यानी ये जो अब ऑफकोर्स भैया जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उसको खुद मंत्री तो चलाएंगे नहीं, अब उनको कुछ ऑफिसर्स तो रखने ही पड़ेंगे ना। तो वो ऑफिसर्स कौन होते हैं, वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि आईएएस हुए, आईपीएस हुए, ठीक है। ये सब भी क्या होते हैं, ये होते हैं सिविल सर्वेंट्स। जैसे हम बोलते हैं ना सरकारी नौकरी वाले लड़के, हाँ हमारे देश में तो भैया पता ही है ना, जैसे ही सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता आता है फट से हाँ कर देते हैं। तो वो सब कौन होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो वो कहलाते हैं सिविल सर्वेंट्स। अब जो नेता वगैरह होते हैं, जो सरकार होती है, वो खुद तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं नरेंद्र मोदी सारा काम खुद ही संभालेगा, ठीक है, नितिन गडकरी या अमित शाह खुद ही सारा काम संभालेगा। उनके अंडर भी, उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। अब जैसे कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, ऐसा तो है नहीं वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेगा, नहीं, वो बस क्या करता है, अपने ऑफिस के कैबिन में बैठ जाता है वो, लेकिन किसको रखता है, किनको हायर करता है, टीचर्स को हायर करता है अपनी अपनी सब्जेक्ट्स की। तो वैसे ही जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स को हायर करते हैं। आई बात समझ में। तो जो सारा काम झाम कौन संभालता है, जो एक्चुअली ऑपरेशन कौन संभालता है, वो संभालते हैं हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स, यानी सरकारी अफसर, सरकारी नौकर, ठीक है, सरकारी नौकर वाले लड़के। आई बात समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर। अब भैया वो सारा काम झाम किसकी देखरेख में चलता है, उस पर्टिकुलर उस कंसर्न्ड मिनिस्टर के अंडर में चलता है। अब जैसे कि रेलवे का कुछ भी काम होगा तो वो किसके अंडर में ऑपरेट होगा, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट होगा, ठीक है। वो सारा काम किसके अंडर ऑपरेट होगा, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट होगा, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्ट्री किसका काम संभालती है, रेलवेज डिपार्टमेंट का, ठीक है। ये एक है एग्जाम्पल।
अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कि जो फूड मिनिस्टर होगा वो आके रेलवे में रेलवेज का काम देखेगा, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं होता। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो जिस क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट का आपको सरकार, जिस डिपार्टमेंट का आपको मंत्री बनाया गया है, आपको बस उसी का काम संभालना है, ठीक है, बाकी जगह इंटरफेरेंस आपको नहीं करनी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी sued in the same manner as one can file a suit against the government। यानी sue करना मतलब क्या होता है, लीगल एक्शन फाइल करना, ठीक है। तो sue करना मतलब फाइलिंग अ लीगल केस, ठीक है, फाइलिंग अ लीगल केस। तो शू करने का मतलब क्या होता है, फाइलिंग अ लीगल केस। यानी अगर हमें कुछ केस फाइल करना है तो हम बिल्कुल उसी तरह से फाइल करेंगे जिस तरह से हम गवर्नमेंट पे केस फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इस पे केस शू भी किया जा सकता है और ये केस शू भी कर सकते हैं। यानी इन पे केस फाइल किया भी जा सकता है और ये खुद भी केस फाइल कर सकते हैं किसी और पे, ठीक है। तो ये शू भी हो सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? सो आपको समझ आ गया होगा कैन बी शूड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसके ये है फीचर्स, आ गया समझ में। अब हम बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की ओर, ठीक है। तो पहला आता है इजी फॉर्मेशन। ये इजी फॉर्मेशन क्यों है भैया? क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था कंपनी में क्या क्या लगता है, इतनी बड़ी प्रोसेस होती है इनकॉर्पोरेशन वगैरह की, इसमें ऐसा कुछ तामझाम नहीं रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें काहे की रजिस्ट्रेशन, ये तो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, तो उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है, यानी इसको जो बनाना होता है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोल। अब भाई इफेक्टिव कंट्रोल कैसे? अब सारा काम झाम कौन देखता है? सरकार देखती है, ठीक है। तो उनको पब्लिक से तो मतलब ही नहीं है ना। तो उनका जो कंट्रोल रहता है, सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसलिए इफेक्टिव रहते हैं क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बढ़ चुके होते हैं और सारे जो डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री होते हैं वो उसका काम देखते हैं, ठीक है। तो किसी की भी इंटरफेरेंस पब्लिक की या किसी भी मिनिस्टर की इंटरफेरेंस इसमें नहीं चाहिए होती, इसलिए जो उनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, ठीक है, बहुत ही ईजी रहता है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यानी ये जो पैसा होता है बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है, जैसे कि बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज होता है। जैसे कि जो सारा पैसा होता है वो कहाँ आता है? गवर्नमेंट की तिजोरी से, गवर्नमेंट की खजाने या गुल्लक से आता है और जो भी पैसा बनता है वापस उधर ही जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे ही किसी पब्लिक से तो हमें मतलब ही नहीं है ना भैया, पब्लिक से हम पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, उनको हिसाब किताब थोड़ी ना देना है, ठीक है। तो वैसे ही जो फंड्स होते हैं वो सारे कहाँ से यूटिलाइज होते हैं? गवर्नमेंट की ही तिजोरी से यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। तो और किसी को जवाब नहीं देना होता है, इसलिए जिनके फंड्स रहते हैं वो भी सही ढंग से यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अब भाई अकाउंटेबिलिटी यानी जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं वो किसके लिए अकाउंटेबल रहते हैं? अपनी अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। जैसे कि जो ऑफिसर रेलवेज में काम करेगा वो ऑफकोर्स किसको, जो उसकी जवाबदारी किसको रहेगी? रेलवे मिनिस्ट्री को रहेगी। जो फूड मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा वो रेलवे मिनिस्ट्री को जवाब देने तो जाएगा नहीं। तो इससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। यानी आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं आपको बस उसी को जवाब देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक रेवेन्यू। यानी इसमें जो पब्लिक रेवेन्यू कैसे, जो इसमें इनको लोगों से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं रहती है, इनका सारा पैसा खुद का रहता है और जो भी इनका पैसा बनता है वो वापस जाके अपनी तिजोरी में ही डिपॉजिट कर देते हैं। तो पब्लिक से इनको रेवेन्यू उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ये उनके सिर पे लोड रहता है कि हमें पब्लिक को ये पैसा वापस करना है। जैसे कंपनी में क्या होता था कि जो पब्लिक कंपनीज रहती थी वो पैसा कहाँ से, फंड्स कहाँ से रेज करती थी? जनरल पब्लिक से। और उनके सिर में, उनके दिमाग में ये लिएबिलिटी रहती थी कि अब जब भैया हमने पैसा बोरो किया है वो हमें वापस भी तो चुकाना है। लेकिन इधर ऐसा कोई काम झाम नहीं है, ठीक है। इधर तो भैया पब्लिक का कोई रोल ही नहीं है, सारा पैसा इनका खुद का है, तो उनको पब्लिक को भी जवाब नहीं देना होता, ठीक है। फिर जो लास्ट आता है वो होता है सीक्रेसी। यानी जो गवर्नमेंट, जो इनकी अपनी डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं ना, इनकी बात इन तक ही सीमित रहती है, इनको पब्लिक तक बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। अब क्या होगा, अगर आप पब्लिक को बताएंगे तो भैया लोग गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जिससे पब्लिक एग्रेशन में आ जाए, गुस्से में आ जाए, सड़कों पे उतर आए, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। तो इनके जो डिसीजंस रहते हैं वो उन तक ही रहते हैं, पब्लिक का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आई बात समझ में?
तो क्या एडवांटेजेस हैं? इजी फॉर्मेशन, यानी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है तो खोलना इसको बहुत आसान रहता है। फिर होता है इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि जो सारे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, तो और किसी डिपार्टमेंट का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी जो पैसा होता है वो उनका खुद का ही होता है तो किसी और को जवाब नहीं देना है। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, जो आप जिस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, आपको जवाब भी बस उसी को देना है और किसी को नहीं देना है, ठीक है। फिर आता है पब्लिक रेवेन्यू, हम पब्लिक से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो भैया हम इनको जवाब क्यों दें, हम इनकी क्यों सुने, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सीक्रेसी, जो डिसीजंस होते हैं उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के ही होते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ही होते हैं और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब जान लिए हमने इसके मेरिट्स, अब जानते हैं डीमेरिट्स, यानी अब क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो पहले आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों? क्योंकि भैया जो एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज भी बन जाता है। तो अगर हमने क्या पढ़ा था एडवांटेज में, सीक्रेसी, यानी जो इनके जो डिसीजंस होते हैं वो अपने तक ही रहते हैं, ठीक है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही क्या होता है, जब लोगों तक नहीं पहुंचता ना तो क्या होता है, इनका मोटिवेशन भी कम होता है। अगर हो सकता है कि ये कुछ अच्छे डिसीजंस थे और लोगों तक पहुंचे तो लोगों उनका मोरल, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करे कि हाँ भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है लोग उनकी तारीफ करें, सराहना करें। लेकिन क्योंकि जिनके जो डिसीजंस होते हैं वो उनके तक ही रहते हैं, लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, तो उनका लोगों का मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए इधर लिखा हुआ है लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब भैया लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्यों? क्योंकि जो सारा पैसा रहता है वो उनका खुद का ही होता है और ये पब्लिक से रेज भी नहीं कर सकते हैं। जो हमने एडवांटेज में पढ़ा था वो ही इधर आके क्या बन गया, डिसएडवांटेज बन गया, ठीक है। हमने उसमें एडवांटेज में क्या पढ़ा था, सीक्रेसी पढ़ा था, ठीक है, तो इधर आके क्या बन गया उसका, वही डिसएडवांटेज बन गया। तो वैसे ही अगर आप फीचर्स, पहली बात तो भैया फीचर्स आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी खुद से बना सकते हो। और इधर हमने जो एडवांटेजेस पढ़े हैं ना उसी में से डिसएडवांटेजेस बन रहे हैं, तो रटने की तो भैया ज़रूरत है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है और पेपर में लिख के आना है, बस अच्छे से समझना है, दिल मन लगा के। अब मैं तो दिल मन लगा के पढ़ा ही रही हूँ, अब आपका भी फर्ज बनता है ना कि दिल मन लगा के पढ़ें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाहर की बातें हो गई, अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिसएडवांटेज की ओर, जिसका नाम है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब क्या होता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी क्यों, जो सरकारी, हमने ये तो सुना ही है, सरकारी काम होता है वो ढीला होता है, ठीक है, बहुत स्लो होता है। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो क्या होता है, पेशेंट की केयर नहीं की जा रही होती है, क्यों? क्योंकि वो सरकारी काम है, पेशेंट मरे सो मरे, जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उनको तो कोई परवाह नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि वो जो है सरकारी काम है और सरकारी काम होता है ढीला। तो वैसे ही जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो क्या होता है, गवर्नमेंट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, इसलिए जो मैनेजमेंट रहता है वो भी बहुत ढीलम ढाली वाला ही रहता है, ठीक है। फिर आता है रेड टाइपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी रेड टाइपिज्म का मतलब क्या होता है कि एक छोटे से काम के लिए भी ना महीनों लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है, यानी जो काम हमारा एक हफ्ते में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ना उसको महीनों लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेड टाइपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी मतलब एक ही इंसान अपना इंटरफेरेंस दिखाता रहता है, एक ही इंसान अपनी चलाता रहता है, तो जो बाकी के लोग होते हैं वो होते हैं परेशान, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक काम के लिए महीनों लग जाते हैं, एक छोटे से काम के लिए बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व रहता है, तो वो आता है हमारा रेड टाइपिज्म, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि भैया सरकारी काम है, और सरकारी काम में तो आपको पता ही है ना, एक काम के लिए महीनों लग जाते हैं, तो बस भैया वो भी इधर ही है, ठीक है, यही बात इधर लागू होती है। फिर आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि ये जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये अपना काम मस्त सो के करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं ना किसी बैंक में भी जाते हैं तो सरकारी बैंक में भी जाते हैं तो वो पब्लिक की इतनी फिक्र ही नहीं करते। वही अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो हमारा काम झट से करके देते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको फिक्र होती है अपने कस्टमर्स की, लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, ये अपने काम में भी ढक्कन रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए है यहाँ इसका डिसएडवांटेज बन जाता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ लिए, इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है, इसकी अपनी अलग से कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही जान है, गवर्नमेंट का ही दिल है। आई बात समझ में? और इसके हमने फीचर्स भी पढ़ लिए, मेरिट्स भी पढ़ लिए, डीमेरिट्स भी पढ़ लिए। अगर आपको नोट करना है तो आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जांपल लिखा था मैंने,
कुछ चिता जल्दी है तो जलने दो, ये अमरीश पुरी वो नायक मूवी का जो सीएम नहीं था, तो क्यों ऐसा क्यों है कि भैया सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता, पब्लिक भाड़ में जाए, तो वही सब इधर आता है। ठीक है, आई बात समझ में? आप चाहते हो तो नोट कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, तो कर लिया नोट, और बढ़ू आगे, बढ़ू नेक्स्ट पब्लिक एंटरप्राइज के टाइप पे। ठीक है भैया, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन, यानी इसको एक और नाम इसका जो होता है इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है भैया, ये बहुत टफ हो रहा है यार, मेरे लिए भी टफ हो रहा है बोलना, तो आपके लिए तो हो गई ना, तो अब आप इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन बोल लेना। ठीक है, हम तो भैया पब्लिक कॉर्पोरेशन ही बोलेंगे, आई बात समझ में? ठीक है भैया, तो अब क्या होता है वो जान लेते हैं। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ भैया, अभी ऐसे ही नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसा कि यहाँ वो ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो, ठीक है, गवर्नमेंट का ही एक लंबा हाथ हो, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता, इसको अलग से बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक एक्ट बनने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस में और जब प्रेसिडेंट उसको अपनी अप्रूवल दे देते हैं तो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, यानी बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को बनाने में क्या लगता है, दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए होती है। तो जब पब्लिक कॉर्पोरेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, जब दोनों हाउसेस अप्रूवल देती हैं और जब ये एक्ट फॉर्म हो जाता है, जब एक्ट इनैक्ट हो जाता है तो हमारी बन जाती है एक पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो हो सकता है संसद में भी पास हो, ठीक है, और हो सकता है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, जैसे विधानसभा या विधान परिषद जो बोलते हैं, जैसे कि जो आपकी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स हों, ठीक है, हो सकता है वो भी उसको पास करें, या हो सकता है जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी पास करवाए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो सेंट्रल में भी हो सकता है और स्टेट में भी हो सकता है। अगर सेंट्रल और स्टेट उसे अप्रूव, दोनों हाउसेज जो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो जब अप्रूवल दे देते हैं, प्रेसिडेंट भी अप्रूवल दे देता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है और उस एक्ट से जन्म होता है फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन का। यानी ये जो एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक है, ठीक है, हमारा एलआईसी है, वो ऐसे ही नहीं हुआ कि भैया एक मीटिंग बैठी, ठीक है, सरकार की या मंत्रियों की कि हाँ भैया ज़रूरत लग रही है बनाने की तो चलो खोल लेते हैं, एक एलआईसी कंपनियाँ खोल लेते हैं, एसबीआई बैंक नहीं, ऐसे नहीं किया जाता। इसमें बाकायदा एक प्रोसीजर फॉलो होती है। ठीक है, जो बिल होता है वो पास किया जाता है और अगर अप्रूवल मिल जाती है प्रेसिडेंट से और दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी मिल जाती है तो जाके बनता है वो एक्ट। ठीक है, उस एक्ट से फिर जन्म होता है किसी भी कंपनी पब्लिक कॉर्पोरेशन का। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसकी एग्जांपल क्या है, एसबीआई और एलआईसी, और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं मैं आपको बता सकती हूँ, आईसीएसआई यानी जो सीएस की जो इंस्टीट्यूट होती है जो ऑपरेट करती है, ठीक है, सीए की जो इंस्टीट्यूट होती है आईसीएआई, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, एक पब्लिक कॉर्पोरेशंस ही होती हैं। एसबीआई का नाम तो सुना ही होगा ना, एसबीआई बैंक जो बोलते हैं हर वक्त यही बोलते हैं, लंच हो रहा है, लंच हो रहा है, लंच के बाद आना, लंच के बाद आना, हाँ भैया बस वो ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर। अब जान लिया कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, अब इसके फीचर्स जानते हैं। ठीक है, सो इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको मैंने बताया कि ऐसे खुद ब खुद नहीं बन जाती कि एक मीटिंग बैठी या खुद इसने जन्म ले लिया, नहीं, बाकायदा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में एक एक्ट पास किया जाता है, यानी बिल पास किया जाता है। जब वो बिल को अप्रूवल मिल जाती है, ठीक है, मेजॉरिटी मिल जाती है, तो वो एक्ट बनता है और उस एक्ट से जन्म होता है हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो कैसे बनता है, एक एक्ट के जरिए, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि जो भी पावर्स, रेगुलेशंस, रूल्स, लिमिटेशंस जो रहती हैं ना कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऑलरेडी इस एक्ट में डिफाइंड रहता है। ठीक है, आपको वही करना है जो ऑलरेडी इस एक्ट में मेंशन है, जो इस एक्ट में मेंशन नहीं है आप वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो ऑलरेडी जो पावर्स होती हैं, आपके क्या हक हैं, आपके क्या गोल्स हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स, और आपके क्या लिमिटेशंस है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ऑलरेडी एक्ट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट वो होता है कि वो टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं ना वो किसके अंडर में ऑपरेट करती हैं, गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पास करवाएगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ऑपरेट होंगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने अंडर, स्टेट गवर्नमेंट जो विधानसभा में इसको पास करवाएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ऑपरेट होगी। ठीक है, यानी जो सरकार की इसके ऊपर प्रॉपर नज़र बनी रहती है 24 घंटे। ठीक है, अभी ऐसी समझ लीजिए।
फिर होता है इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ भैया, इसकी जो एंटिटी रहती है वो ना अलग रहती है, यानी इसको कानून में एक अलग दर्जा दिया जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था, अगर हम गाली दे रहे हैं, अगर रेलवे को दे रहे हैं तो सीधी गाली पड़ रही है किसको, रेलवे के मंत्री को। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, इसकी अलग अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई अलग आइडेंटिटी नहीं थी, वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा था। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, इसको अलग कानून की नज़र से देखा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ भैया, अब इसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट नहीं करती है। इसको कौन मैनेज करता है, जो LIC जो कंपनी है, SBI है, ICSI है, ICA है, ये जो सब जो इंस्टीट्यूट्स है ना, इसके BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो सरकार नॉमिनेट करती है, ठीक है। सरकार उनको नॉमिनेट करती है, फिर आखिरकार में वो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्या करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है, अपॉइंट करती है या नॉमिनेट करती है, ठीक है। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो फर्दर कंट्रोल करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी या कॉर्पोरेशन को, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो नॉमिनेट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्दर ऑपरेट करते हैं उस पब्लिक कॉर्पोरेशन को। आई बात समझ में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स फॉर स्टाफ्स एंड एम्प्लॉयज, यानी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के जो रूल्स होते हैं वो एग्जैक्टली वही फॉलो नहीं होते, उनके जो मन में आता है वो वैसे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं उनके अपने स्टाफ्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। उनके अपने रूल्स होते हैं, वो सरकार से बार बार जाके नहीं पूछती हम अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी तनख्वाह दें, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह कितनी काटें, ठीक है, वो जाके नहीं पूछते हैं, ठीक है। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो ही उसको फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की हाँ सरकार की नज़र जरूर रहती है, लेकिन सरकार की इंटरफेरेंस इतनी नहीं रहती है। तो इनके मन में जो आता है, इनकी जो स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज इनको फॉर्म करनी होती है वो खुद फॉलो कर लेते हैं, सरकार से जाके नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब सरकार का इंटरफेरेंस इतना नहीं होता है तो इनको अपनी क्या ऑटोनॉमी मिल जाती है कि उनकी जो इनके मन में जो आए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी खुद चलाने का हक मिल गया है, ठीक है। जो सरकार ने क्या किया, बस चाबी पकड़ा दी है कार की, अब चलाना कैसे है वो तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन को खुद पता है, ठीक है। जैसे कि आपके पापा ने चाबी पकड़ाई स्कूटी की, जा बेटा चला स्कूटी, जा बेटा चला बाइक, ठीक है। तो आपके पापा क्या है, गवर्नमेंट है, और आप क्या हो, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो। आई बात समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द मेन मोटिव इज सर्विस टू जनरल पब्लिक, यानी इसका मेन मोटिव क्या रहता है, पब्लिक की सेवा के लिए। अब जो SBI बैंक भी है उसका जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है वो दूसरे बैंक से कम रहता है, क्यों, क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि हम लोगों की सेवा कर पाएँ। अगर वो दूसरे बैंक जैसे भी SDFC जैसे, ठीक है, और जो एक्सिस बैंक जैसे, ICICI जो बैंक है, ठीक है, बाकी प्राइवेट बैंक्स जैसे अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लगेंगे तो लोगों की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी ना। तो उनका जो मेन मकसद रहता है वो यही रहता है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट मोटिव भी रहता है थोड़ा बहुत वो बट सेकेंडरी पर्पस हो जाता है। जो उनका मेन मोटिव रहता है, जो प्राइमरी पर्पस रहता है वो होता है लोगों की भलाई करना। आई बात समझ में, तो आई होप आपने फीचर से अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। अब इन्हीं फीचर्स में से हम आराम से क्या बना सकते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलो देर किस बात की, बनाते हैं फिर। हाँ जी, तो पहला क्या आता है एडवांटेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मैंने आपको बताया ही ना कि सरकार बस बना के छोड़ देती है, अब आप खुद अपनी मर्जी से चला सकते हो, ठीक है। तो सरकार की इंटरफेरेंस नहीं रहती है, हाँ नज़र जरूर रहती है लेकिन इंटरफेरेंस नहीं रहती है। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन रहती है उसको खुद चलाने की क्षमता खुद चलाने की जो परमिशन रहती है, ठीक है, वो मिल जाती है। तो ये किस में आता है, एडवांटेज में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी खुद चलाने की हमें परमिशन मिल गई है, अब हमारी जैसी मर्जी हम जैसे भी चलाएं, ठीक है, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। आई बात समझ में। फिर आता है क्विक डिसीजन। अब क्विक डिसीजन क्यों, क्योंकि ये जो इसके एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ठीक है, वो एफिशिएंट रहते हैं अपने स्टाफ में, ठीक है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके जो डिसीजंस भी रहते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था, उधर रेड टेपिज्म था, यानी एक छोटे से काम के लिए भी महीनों लग जाते थे, एक छोटे से काम के लिए भी बहुत सारा पेपर वर्क और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन इधर ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इधर रेड टेपिज्म एब्सेंट है, यानी मौजूद नहीं है, तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत क्विकली बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्यों? अब भैया इतनी अच्छी पब्लिक कॉर्पोरेशन सेटअप की है तो हर किसी को तो उठा के रख नहीं लेंगे ना। अब जो ICAI, ठीक है, ICAI जो इंस्टीट्यूट है उसके जो मेंबर्स कौन होते हैं? सारे CA होते हैं, ठीक है, CA होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? बहुत ही प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट, ये जो कॉर्पोरेशंस में जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, प्रोफेशनल्स लोग होते हैं और इनका मैनेजमेंट भी वैसा ही रहता है, ठीक है। अगर आप किसी हाईली क्वालिफाइड इंसान को और किसी 10th-12th पास इंसान को अगर कंपेयर करोगी तो उनके काम में और उस पढ़े लिखे इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो स्टाफ रहता है, जो मैनेजमेंट रहता है, वो इसलिए एफिशिएंट रहता है, इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि वो सारे प्रोफेशनल्स रहते हैं, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव, यानी लोगों की भलाई करना। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, हाँ अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपका लास्ट पर्पस होना चाहिए। जो आपका पहला मकसद है, जो आपका पहला गोल है, वो यही होना चाहिए कि आपको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिया ही था कि जो SBI जो बैंक है वो लोगों से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्यों? ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा पाए, अपनी जो नीड्स है वो पूरी कर पाए, ठीक है। आई बात समझ में? अब हमने क्या पढ़ लिया? एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं, और एडवांटेजेस भी कहाँ से पूरे कहाँ से उठाए हैं? फीचर से ही उठाए हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, यानी क्या होता है ना कि जो सारा का सारा जो इनका कच्चा चिट्ठा रहता है वो पूरे पेपर पर ही लिखा रहता है। अब ऐसा तो लिखा रहता है कि जो सर ये फ्रीली अपनी इच्छा से चला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र रहती है, और क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र रहती है तो ये इंटरफेयर तो गवर्नमेंट करती ही करती है। हाँ, इतना हद तक ना करे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती ज़रूर है, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है भैया हमने ही फॉर्म किया है, पार्लियामेंट में हमने ही बनवाया, तो ऐसे कैसे इनको जाने दें, हम भी तो अपनी इंटरफेरेंस करेंगे ना। तो क्या होता है, जो ऑटोनॉमी इन पेपर ओनली, वो बस दिखने में लगता है कि हाँ भैया सब स्मूथ है, लेकिन अंदर की भी इनकी कहानी कुछ और चलती होती है। जो गवर्नमेंट रहती है वो रेगुलर बेसिस पे इंटरफेरेंस करती ही रहती है, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब लैक ऑफ इनिशिएटिव क्यों? क्योंकि ये जो है एक सर्विस मोटिव कॉरपोरेशन होती है। इनका क्या इंटेंशन रहता है कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है, और इनका ये इंटेंशन रहता है कि हम लोगों की भलाई देखें, ठीक है, लोगों की सुरक्षा करें। तो क्या हो जाता है कि कोई इनिशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो इनका प्रॉफिट मोटिव रहता है वो तो लास्ट में रहता है, ठीक है। अगर बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो भी ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी इनिशिएट नहीं कर पाता कि हम कुछ फ्यूचर के बारे में सोच पाएँ। अब भैया फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे जब हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे ना, लेकिन इधर तो वो प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट ही रहता है, यानी ना के बराबर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है कि हम कोई आगे की सोचें, लॉन्गर पर्सपेक्टिव की सोचें। आई बात समझ में? फिर आता है अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी क्या होता है, वो तो देखने से लगता है कि हाँ भैया जो मेंबर्स हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, तो सब बहुत फेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, यानी सब एथिकल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो जो मेंबर्स भी होते हैं ना वो एक नंबर के भ्रष्टाचारी रहते हैं, ठीक है। वो पहला मकसद ये पाते हैं कि हाँ भैया हम करप्शन कर लें, ठीक है। अब इनका क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये जब ज़्यादा अपना पैसा तो बचा नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, करप्शन की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसी करप्शन जैसी ब्राइबिंग वगैरह हुई, तो ये सब ऐसी रिश्वत वगैरह लेना, घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना, तो ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर क्यों, यानी जो क्या होता है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो एक्ट, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, पावर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे उस एक्ट में ही मेंशन रहते हैं। उस एक्ट से वो टच से मस भी नहीं हो सकते हैं, यानी जो लिमिटेशन, जो पावर उस एक्ट के अंदर मेंशन है उनको बस वही करना है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होता है, वो तो रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी जो लिखा है बस वही करना है, ठीक है। अपने दिल की वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, ऑपरेट कैसे करना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स मेंशन है ना उनको बस वही फॉलो करना है। अब उनको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन उनको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बंध जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमने जो डिसएडवांटेजेस और ये जो एडवांटेजेस हैं वो भी कहाँ से बना लिए, फीचर से बना लिए, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, फीचर्स को ही अगर आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं ना, तो ये बहुत बाएं हाथ का खेल है कि आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यूँ बना लो। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। फिर चुटकियों में, मुझे पूरा विश्वास है, चुटकियों में आप यूँ एग्जाम्स में झंडे गाड़ के आओगे, ठीक है।
सो आप नोट कर सकते हैं ये भी। सो आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की और, जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी। तो जान लेते हैं कि भैया डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। सो अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पढ़ के डर गए ना, मुझे पता था डरोगे, लेकिन क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तो ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जो किसी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल होल्ड करती है। याद रखिए 51% या उससे ज़्यादा। अगर आपका 51% से कम है, ठीक है, अगर आपका 51% से अगर आपका 51% से कम है, ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। आपका 51% से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, या तो 51% होना चाहिए या तो 51% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट 51% या उससे मोर देन 51% की शेयर कैपिटल होल्ड करती है तो वो कहलाई जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। अब बात आती है कि भैया कौन सी गवर्नमेंट, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है यानी मोदी सरकार भी हो सकती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है यानी स्टेट गवर्नमेंट जहां आप रहते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट भी होल्ड करती है 51% या उससे ज़्यादा तो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब हो सकता है दोनों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी होल्ड करें। अगर दोनों मिलके भी 51% होल्ड कर रही हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 30% और स्टेट गवर्नमेंट आपकी होल्ड कर रही है 21%, तो 30 + 21 कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। तो भी दोनों को मिला के क्या कहलाएगी, एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आज आ गया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो 51% या उससे ज़्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक प्योरली गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ते हैं, यानी हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स, ठीक है। तो आता है पहला रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होता है उसको प्रॉपर एक कंपनी का दर्जा मिलता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, ठीक है। पहले कौन सा एक्ट चलता था, 1956 का एक्ट चलता था, अब चलता है 2013 का, ठीक है। तो 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉपर एक कंपनी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्योंकि प्योरली एक कंपनी कहलाती है, प्योरली एक पब्लिक कंपनी कहलाती है। आई बात समझ में। फिर आता है ओनरशिप। तो ओनरशिप यानी इसको कौन चलाता है, सरकार चलाती है, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो या तो दोनों मिलके चलाती है या तो कोई भी एक गवर्नमेंट इसको चलाती है, यानी 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्ड करती है, ठीक है। आगे ये बात समझ में। ओनरशिप कौन ओन करता है, भैया सरकार करती है। फिर आता है मैनेजमेंट। सो द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय द BOD who are nominated by government and other shareholders, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना उसको कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। कौन करता है मैनेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या तो शेयर होल्डर्स, ठीक है, या तो दोनों मिलके भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि यानी ये डायरेक्टर रहेंगे, और उस कंपनी को कैसे चलाना है वो फिर उसको कौन ऑपरेट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैनेज कौन करता है, BOD करती है मैनेज, और BOD को कौन अपॉइंट करता है, सरकार और शेयर होल्डर्स, ठीक है, यानी आम पब्लिक जो शेयर होल्ड करती है उस कंपनी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब भैया हमने क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती थी वो एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इधर जो कंपनी को एक अलग दर्जा दिया जाता है कानून की नज़र में, ठीक है। सो इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी ये जो कंपनी होती है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है, लीगल एक्शन भी ले सकती है, ठीक है। तो प्योरली इधर एक कंपनी का रोल प्ले होता है, लेकिन हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या देखते थे, उधर प्योरली गवर्नमेंट का ही रोल प्ले होता था। तो इधर प्योरली एक कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट फीचर आता है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहती है वो ही इसका काम संभालती है, ठीक है। जैसे कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, ठीक है, तो इसका जो काम था वो कौन करता था, स्टील जो भी काम जो स्टील मिनिस्ट्री में आता था, ठीक है, तो उसका काम कौन देखता था, वो मिनिस्ट्री यानी स्टील मिनिस्ट्री ही देखती थी, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जो भी मिनिस्ट्री रहती है, जो भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मिनिस्ट्री रहती है, ठीक है, वो अपने डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है, और वो और शेयर होल्डर्स मिलकर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर वो मिलकर कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी हमें पैसा कैसे रेस करना है, हमें फंड्स कैसे रेस करने हैं, ठीक है, वो सब एक पब्लिक कंपनी के हाथ में होता है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा था कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी वो लोगों से यानी आम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती थी, लेकिन इधर क्या हो जाता है कि एक पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है बेसिकली पब्लिक कंपनी ही होती है, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो पैसा आम जनता से भी रेस कर सकती है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉयज बोरोइंग पावर्स यानी उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की पावर, तो वो कर सकती है, हाँ भैया आम जनता से भी पैसा रेस कर सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एफिशिएंट इफेक्ट। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, यानी अपने एम्प्लॉयज़ अपने स्टाफ को कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे रिजेक्ट करना है, कितनी सैलरी देनी है, कैसे निकालना है, ठीक है, वगैरह, ये सब जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनी के खुद के हाथ में होता है, वो किसी और की नहीं सुनती है, ठीक है। तो उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो ही उसको फॉलो करती है। फिर नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री कंसर्न, यानी ये जो भी कंपनी रहती है इसका जिस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम कर रही होती है बस उसी के लिए उसकी जवाबदारी रहती है, और किसी को जवाब देना और किसी को हिसाब किताब देना यहाँ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये और ये पॉइंट थोड़ा सा कॉमन ही हो जाता है, यानी आप जिस मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट कर रहे हैं आपको बस उधर ही जवाब देना है, ठीक है, और किसी को हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, अब जान लेते हैं एडवांटेजेस गवर्नमेंट कंपनी के। सो इजी फॉर्मेशन कैसे भैया? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है और इसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है, तो जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी होती है तो काफ़ी इसको फैसिलिटीज़, काफ़ी इसको ईजीनेस मिल जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम, ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंट स्टेटस। अब इंडिपेंडेंट स्टेटस क्यों? क्योंकि भैया इसको अलग कानून की नज़र में एक दर्जा मिलता है, ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने क्या पढ़ा था कि वो नहीं होती लीगल एंटिटी, वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है, लेकिन इसको कानून की नज़रों में एक अलग दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो इसको एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस भी मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है इफिशिएंट स्टाफ। इफिशिएंट स्टाफ यानी क्यों? अब जो भैया गवर्नमेंट कंपनी है वो पढ़े लिखे लोगों को हायर करती हैं, ठीक है, उनको अच्छी अच्छी सैलरी देती हैं, और जब उनको अच्छा अच्छा पैसा मिलता है तो वो सोचते हैं ना कि हाँ भाई हम अपना बेस्ट दें, तो जिनका स्टाफ होता है वो भी इफिशिएंट होता है, वो भी अच्छा होता है, ठीक है, वो भी क्वालिटेटिव स्टाफ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कभी कभार कुछ केसेस में प्राइवेट एंटरप्राइजेस से भी हाथ मिला लेती है, ठीक है, यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस से भी टाई अप कर लेती है, ठीक है, कि आप ये काम करो हम ये काम करते हैं और दोनों मिल के हम कुछ भी प्रोजेक्ट चलाते हैं, ठीक है। आई वो समझ में? अब हो सकता है वो प्रोजेक्ट लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए भी हो, ठीक है, मतलब परमानेंट भी हो, टेम्परेरी भी हो सकता है कि जब वो प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो जाए, जब कंप्लीट हो जाए तो उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, यानी जो उनका कोलैबोरेशन होगा वो उसको उधर ही ख़त्म कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि वो परमानेंट फॉर्म का हो, यानी ज़िंदगी भर चलता रहे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कोलैबोरेशन यानी वो टाई अप हाथ मिला सकती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ, ठीक है। सो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है, कोलैबोरेशन में क्या आता है? गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसके ये हुए एडवांटेजेस, इन एडवांटेजेस को भी हमने फीचर से ही निकाल लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे डीमेरिट्स की ओर, यानी क्या ड्रॉबैक्स होते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी के। सो फ्रीडम ओनली इन नेम, फ्रीडम ओनली नेम यानी सिर्फ नाम से ही लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो ये इसको चलाना बेहद आसान होगा, लेकिन नहीं, इधर भी बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जाती है, दूसरे नेता मंत्री आके, ठीक है, बहुत इंटरफेयर करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो
क्या बोलते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है, वही वाला हिसाब है कि लगता तो है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो काम बहुत स्मूथ चलता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। वो बोलते हैं ना कि जो ग्रासेस आर ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है, दूर से तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, तो वैसे ही जो फ्रीडम रहती है वो बाहर से ही दिखती है, लेकिन अंदर इनमें भी बहुत कलेश चलते रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वही मैंने आपको बताया कि जो दूसरे मंत्रालय, जो दूसरे मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो बहुत आके इंटरफेयर करते रहते हैं, ठीक है। पब्लिक भी इंटरफेयर करती है, पब्लिक भी बोलती है वक्त वक्त के साथ कि हमें बताओ क्या चल रहा है, और पब्लिक को कुछ पसंद नहीं आता तो वो सड़कों पे उतर आती है, ठीक है। तो ये तो एक ड्रॉबैक ही बन जाता है ना गवर्नमेंट कंपनी के लिए, हड़तालें करने लगती है, ठीक है, अनशन वगैरह पे उतर जाते हैं लोग, तो ये सब भी क्या आता है, ये डिसएडवांटेज में ही आता है, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कोई और मिनिस्ट्री, कोई और देश, ठीक है, आके जब इंटरफेयर करता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो वो आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में। फिर नेक्स्ट आता है बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो क्या होता है, जो बोर्ड रहता है, जो गवर्नमेंट कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहते हैं ना, वो सब नेता मंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो वो पहला मौका देखते हैं कि हम भैया कब अपना भ्रष्टाचार करें, ठीक है, हम कब मौके पे चौका मारें, हम कब अपना पैसा दबा लें, ठीक है। तो वो जो बोर्ड होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो बेसिकली क्या होते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, और ये जो नेता मंत्री होते हैं वो अपना पहला स्वार्थ देखते हैं कि हम कहाँ से फ़ायदा लूट लें और जनता जाए भाड़ में, ठीक है। तो क्या होता है, सब बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक जो मंत्री रहता है, एक जो डायरेक्टर रहता है, वो किसी और मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा जो डायरेक्टर रहता है वो किसी और मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं पहले, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़े, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। ये हम इधर हमने क्या पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़े थे, और ये हमने पढ़े थे इसके फीचर्स। तो बेसिकली अगर आप फीचर्स पढ़ लेंगे, तो मैंने आपको बोला ही और बहुत बार बोला हुआ है कि अगर आप फीचर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालना बाय हाथ का खेल होता है, ठीक है। सो इधर तक आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की और, जो कि है मल्टीनेशनल कंपनी यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है, ठीक है। जैसे कि कोका कोला हो गई, या बोल सकते हैं लॉरियल हो गई, ठीक है, रीबॉक हो गई, नाइक हो गया, ठीक है, नेस्ले हो गया, IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, इसलिए जो लोग होते हैं उसको बहुत हैप्पीली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, हमारे देश के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए वो जो अपने ऑपरेशंस, अपने वर्कशॉप्स वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में भी सेटअप करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मोदी जी को ही देख लीजिए, मेलोनी बाहर से आई है तो कितने खुश हो रहे हैं, तो वैसे ही हम बहुत खुश होकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मजाक से हट के बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। Multinational means a company which operates in many countries. Such a company has branches, factories, workshops in different countries. यानी वही जो आपको मैंने बताया कि मल्टीनेशनल ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंपनी में ऑपरेट करती है, ठीक है। सच ए कंपनी, ऐसी कंपनी के जो ब्रांचेस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, गोडाउंस वगैरह होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी होते हैं। अब कोका कोला जो है उसका ओरिजिनेशन कहाँ का है, USA का है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस अमेरिका में ही बिकती है, ठीक है। USA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस अमेरिका में ही बिकती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह बिकती है, ठीक है। तो क्योंकि इसको काफ़ी रिसर्च वगैरह के बाद बनाया जाता है, और ये एक MNC है, ठीक है। जो नाइक है वो भी USA की है, ठीक है, नाइक है, नाइकी नहीं है, ठीक है, उसको नाइक प्रोनाउंस करना है। मैं भी पहले नाइकी बोलती थी, ठीक है, फिर मेरी किसी फ्रेंड या नहीं किसी टीचर ने टोका था मुझे कि वो नाइकी नहीं होता, वो नाइक होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको टोक देती हूँ अगर आप नाइकी बोलते थे मेरे जैसे, कि वो नाइक होता है, ठीक है। खैर मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, बट ठीक है, बता दिया आपको। फिर रीबॉक है इंग्लैंड की, लॉरियल है पेरिस का। अब मुझे ही देख लो, मैं लॉरियल पेरिस का जो लॉरियल प्रोफेशनल की जो सीरीज़ है उस शैम्पू से हेयर वॉश करके आई हूँ, ठीक है। कोका कोला भी मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट बेवरेज है, ठीक है। तो क्योंकि ये MNCs है और ये इनकी जो क्वालिटी रहती है काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके क्या एग्जांपल्स हुए, कोका कोला, नाइक, रीबॉक, लॉरियल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो MNC क्या होती है, ऐसी कंपनी जो एक देश से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं भैया। फीचर्स क्या होते हैं, यानी क्या गुण होते हैं,
giant size and huge capital resources. The assets and sales are quite large and operate on large scale. क्योंकि ये बाहर से आई हुई होती हैं, ठीक है, तो उनके पास काफ़ी सारा कैपिटल रिसोर्स रहता है और काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज रहती हैं. अब कोका कोला कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, वो जायंट कंपनी है, यानी इनके पास बहुत सारे बहुत यूज रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है, बहुत यूज कैपिटल, काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स इनके पास ऑलरेडी होती हैं, ठीक है, इसीलिए सोचते हैं कि हमें और कंट्रीज में मूव करना चाहिए. ठीक है, फिर आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. कंट्रोल यानी किसी को चलाना, सेंट्रलाइज यानी कहाँ से ये ऑपरेट होती है, कहाँ से इनका कंट्रोल चलता है. सो द ब्रांचेस ऑफ MNCs स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम होम कंट्री. तो ये जो MNCs की जो ब्रांचेस होती है वो हर देश में, ऑलमोस्ट हर देश में फैली रहती हैं. जैसे कि लॉरियल हो गया, कोका कोला हो गया, ठीक है, ये कहाँ की है, बेसिकली पेरिस की और USA की हैं, लेकिन ये हर एक कंट्री में आपको मिल जाएंगी. लेकिन इनको कैसे चलाना है, ठीक है, इनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, वो सब कहाँ से ऑपरेट होती हैं, वो उनकी होम कंट्री से ऑपरेट होती हैं. तो होम कंट्री क्या होता है, होम कंट्री यानी जहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, और होस्ट कंट्रीज क्या होती हैं, जहाँ ये फैलती हैं, जहाँ ये अपना काम भी जाके खोल लेती हैं, ठीक है. तो अगर हम कोका कोला की बात करें तो कोका कोला के लिए होम कंट्री होगी USA और होस्ट कंट्रीज होंगी जैसे कि UK हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह. जहाँ आपको कोका कोला मिल जाएगी वहाँ होंगी उसकी ये होस्ट कंट्रीज. होम कंट्री यानी उसका घर कहाँ है, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, आई बात समझ में. तो उनके ऑपरेशंस कहाँ से मैनेज होते हैं, कहाँ से कंट्रोल होते हैं, इनकी होम कंट्री से, ठीक है, यानी क्या हमारी नेक्स्ट मूव्स होंगे, क्या हमारी पॉलिसीज होंगी, वो सब आता है, वो सब ऑपरेट होता है इनकी होम कंट्री से, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी. MNCs मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. अब जो MNCs होती हैं ना, वो बाबा आदम के ज़माने की टेक्निक्स फॉलो नहीं करती, वो अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वक्त के साथ चलेंगे तो ही मार्केट में टिक पाएंगे, वरना पिट जाएंगे, ठीक है. तो क्या करती हैं ये जो MNCs होती हैं, वो जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करती रहती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है. नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. अब ये क्या करते हैं, जब इनको एक जगह सक्सेस मिलने लगती है ना, तो ये सोचते हैं कि चलो एक जगह तो सक्सेस मिल गई, अब दूसरी जगह बढ़ते हैं, ठीक है. सो ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल MNC हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स. वही मैंने आपको जो बताया कि क्योंकि इनके पास इतना रिसोर्स रहता है और इनको इतनी सक्सेस मिलती रहती है, तो ये सोचती हैं सिर्फ हम एक कंट्री में सीमित ना रहें, हम और ग्रोथ ऐड करें, हम और कंट्रीज़ में फैलें और क्या क्या नया लेके आएँ लोगों के लिए, जिससे लोग इम्प्रेस हों, ठीक है. तो क्या रहता है कि अपनी जो मार्केट टेरिटरी यानी जो इनका एरिया रहता है उसको बढ़ाते रहते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है. तो नेक्स्ट फीचर है हमारा ओलिगोपॉलिस्टिक पावर्स, ठीक है. इसको मैं पहले पढ़ती थी ओलिगोपोली, लेकिन ये ओलिगोपोली नहीं ओलिगोपोली होता है, ठीक है. सो ड्यू टू देयर जायंट साइज द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑक्यूपाई डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट. अब क्योंकि इनका इतना बड़ा साइज रहता है और इतनी ये सक्सेसफुल कंपनीज MNCs रहती हैं, तो ये मार्केट में क्या करती हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है. कोका कोला वगैरह का नाम चलता है, और कोई अगर कोई देसी शिकंजी वगैरह निकालेगा तो वो इतनी नहीं चल पाएगी, ठीक है. क्यों, क्योंकि कोका कोला का अपना नाम चलता है, उसके पास इतना बड़ा साइज है, इतने सारी रिसोर्सेज है कि उसने पूरी मार्केट में दबदबा बना के रखा हुआ है, ठीक है. आई बात समझ में. तो ओलिगोपोली यानी एक डोमिनेटिंग पोजीशन बना के रखना, ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन. अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं ना डोमिनेटिंग पोजीशन, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा. अगर आपको ये वर्ड टफ लग रहा है तो आप लिख सकते हो उसकी जगह डोमिनेटिंग पोजीशन, ठीक है. सो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन. दीज एंटरप्राइजेस हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो ये जो MNCs रहती हैं ना, ये ऐसे ही लल्लू चप्पू की तरह बैठे नहीं रहती हैं, ये अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करती रहती हैं. ये देखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों का अगर टेस्ट बदल रहा है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं. तो ये वक्त के अनुसार अपने प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट्स लाते रहते हैं, ठीक है. आई बात समझ में. जैसे कि आता है ना कि अगर आप जो हम कोका कोला वगैरह लेते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि एक के साथ एक फ्री, तो वो क्या उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी है जिससे लोग इंप्रेस होते हैं. उनको पता है भैया अगर हम एक खरीदने जाएंगे तो दूसरी तो हमें मिल ही जाएगी ना. तो ये क्या अपने प्रोडक्ट को बेचने का तरीका, अपने प्रोडक्ट को, अपनी स्ट्रैटेजीज को इनोवेट करना, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी.
दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग एंड यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। या क्या ये क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग पे खूब सारा पैसा लगाते हैं। ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक के साथ एक फ्री, ये क्या इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है, ठीक है। अब लोगों को पता है भैया एक लेने जा रहे हैं, दूसरी भी हमें मिल ही जाएगी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जो कोका कोला वगैरह होता है वो पिज़्ज़ा हट के साथ टाई अप कर लेती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि पता है भैया कोई पिज़्ज़ा खाएगा तो उसको प्यास तो लगेगी ना, उसका कुछ पीने का भी तो मन करेगा, तो क्यों ना भैया पिज़्ज़ा हट के साथ ही टाई अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आई बात समझ में। फिर आता है फॉरेन कोलैबोरेशन। ग्लोबल एंटरप्राइजेस यूजुअली एंटर इनटू अग्रीमेंट्स विथ इंडियन कंपनीज। अब क्या होता है ना, ये जो बाहर की कंपनीज होती है ना, इंडियन कंपनीज के साथ भी पहले से टाई अप कर लेती हैं, ठीक है। बिकॉज उनको पता होता है कि हमें ये जो बाहर की कंपनीज रहती है इनको इंडिया के बारे में तो इतना कुछ जानकारी होगी नहीं, हाँ होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी एक इंडियन को होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, पहले से ही टाई अप कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से वो मार्केट में उतरते हैं। आई बात समझ में। तो फॉरेन कोलैबोरेशन यानी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स के साथ टाई अप कर लेती है तो वो होता है हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन। आई बात समझ में। तो ये तो बहुत बेसिक फीचर्स हो गए इसके, ठीक है। ये फीचर्स आप आराम से मन में से भी बना सकते हैं, ठीक है। यूं चुटकियों का खेल है, अगर आप जान लेते हैं कि एमएनसी क्या होती है तो इसका फीचर्स बनाना कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया बस। अब अभी मैं आपको बोलूँगी कि चलो बताओ एमएनसी के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो आप यूँ बता दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको समझाया ही मैंने इतने अच्छे तरीके से और आपने समझा ही इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स और बहुत ही जनरल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। हम देखते हैं, हम रोज़ कोका कोला पीने जाते हैं, ठीक है। शैम्पूज, लॉरियल के शैम्पूज लेने जाते हैं, नाइक के शूज़ पहनते हैं, ठीक है, पूमा के शूज़ पहनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे आसपास तो एमएनसीज ने घेराव बना के रखा ही हुआ है कि, और जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। तो भाई जॉइंट वेंचर क्या होता है? सो वन टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज। यानी जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स मिलके इकट्ठा काम करने लगती हैं तो वो कहलाती है एक जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा फर्म्स जब मिलके एक नई एंटरप्राइज बनाती हैं, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, तो वो कहलाता है आपका जॉइंट वेंचर, ठीक है। जैसे कि क्या है, स्पॉटिफाई और स्टारबक्स का एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ठीक है। मेरी लड्डू की दुकान थी, ठीक है। अब लड्डू बेचती थी मैं, लेकिन लोगों को कुछ फिर प्यास भी लगने लगती थी, ठीक है। लोगों को कुछ पीने का भी मन करता था। तो सानिध्य शर्मा का, यानी सानिध्य सर का था शरबत का बिज़नेस, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की कि सर कि मैं अपना लड्डू का बिज़नेस खोल के बैठी हुई हूँ, लेकिन सिर्फ लोगों की जो नीड है वो लड्डू से पूरी नहीं हो पाती, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप यानी काम कर सकते हो शरबत का? तो कहते हाँ यार, मैं तो सोच ही रहा था, ठीक है, बढ़िया आइडिया। तो हमने फिर क्या कर ली, एक पार्टनरशिप कर ली, यानी हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया। तो मेरा था लड्डू का बिजनेस, ठीक है, और सानिध्य सर का था शरबत का बिजनेस, ठीक है। किसका था? शरबत का बिजनेस। तो हम दोनों ने मिलके खोला एक नया जॉइंट वेंचर, ठीक है। और उसमें मैं क्या करती थी, मैं क्या प्रोवाइड करती थी, लड्डूस, ठीक है। और सानिध्य सर क्या प्रोवाइड करते थे, शरबत, ठीक है। तो हम जब दोनों मिलके काम करने लगे, ठीक है, कुछ न्यू प्रोवाइड करने लगे लोगों को, तो वो कहलाने लगा जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो यानी जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा फर्म सब मिलके इकट्ठा पास आती हैं, मिलके काम करती हैं, ठीक है, कुछ नया करती हैं, तो वो कहलाता है आपका जॉइंट वेंचर। आई बात समझ में। तो चलो पढ़ लेते हैं इसके फीचर्स। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। अब भैया क्यों? कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या होता है कि जब दो कंपनीज, ठीक है, जब दो ऑर्गेनाइजेशंस मीट होती हैं, ठीक है, मिलती हैं, तो वो अपना अपने रिसोर्सेस लेके आती हैं, ठीक है। हो सकता है किसी एक कंपनी के पास अच्छा पैसा हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के पास किसी ज़्यादा अच्छे स्टाफ हो, ज़्यादा अच्छे लेबर्स हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो। तो जब वो दोनों मिलके काम करती हैं तो बेस्ट आउटपुट निकलता है। अब मेरा था लड्डू का काम और सानिध्य सर का था किसका? शरबत का काम। तो अब जब दोनों हम मिलके काम करने लगे, ठीक है, तो लोगों की ज़रूरतें पूरी होने लगी और हमारी सेल्स और बढ़ने लगी, ठीक है। तो क्या होता है, हर एक इंसान का ना अपना एक फ़ायदा और नुकसान रहता है, ठीक है। तो मेरा फ़ायदा क्या था? लड्डू में, और सानिध्य सर का फ़ायदा था शरबत में, ठीक है। हम दोनों मिलके काम करने लगे। तो वैसे ही क्या होता है, हर एक इंसान का अपना प्लस पॉइंट रहता है। किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, किसी के पास फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, ठीक है।
फिर आता है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर इट कैन एक्सेस न्यू मार्केट। अब जब भैया दो लोग, दो एंटरप्राइजेस, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंपनीज मिल के काम करने लगते हैं तो वो एक मार्केट तक सीमित नहीं रह जाते, वो एक्सपोज होने लगते हैं नए नए मार्केट में, नए नए लोगों में, ठीक है, वो लोगों के टेस्ट के बारे में जानने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में कि जो न्यू मार्केट न्यू लोगों से मिलने लगते हैं तो ऐसे में उनका एडवांटेज भी होने लगता है, ठीक है, ऐसे में उनकी सेल्स भी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब जब दो एंटरप्राइजेस मिल रही हैं, दो कंपनीज मिल रही हैं तो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं। अब किसी एक कंपनी की टेक्नोलॉजी अगर वीक है और दूसरे वाले की अच्छी स्ट्रांग है तो फायदा किसको मिलेगा? वीक वाली को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रांग वाली की वजह से वीक वाली को फायदा मिलेगा। तो क्या होता है जब टेक्नोलॉजी भी बट जाती है, टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है, तो जो मिलके का जो काम आता है, मिलके जो आउटपुट आता है वो होता है बेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में? एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीड टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब और क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब दो इंसान मिलकर काम करते हैं जो बनाने का भी जो कॉस्ट होते हैं, बनाने की भी जो कीमत होती है वो भी कम हो जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। सो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है इनोवेशन। जॉइंट वेंचर्स हेल्प बिजनेस टू कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब जब क्या होता है जब दो लोग मिलते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस मीट होती हैं, ठीक है, तो अपने अपने नए नए आइडियाज़ लेके आती हैं। अब एक इंसान कितना दिमाग दौड़ालेगा, एक कंपनी कितना दिमाग दौड़ालेगी, लेकिन जब दो कंपनीज या दो से अधिक कंपनीज, ठीक है, 2 और मोर फर्म्स जब मिलेंगी तो वो अपने अपने आइडियाज़ लेके आएंगी, अपने अपने न्यू उनके जो क्या आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं वो लेके आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो न्यू एंटरप्राइज, जो एक नई एंटरप्राइज बनेगी, ठीक है, उसके जो फिर रिजल्ट होंगे वो बहुत ही तगड़े होंगे। आई बात समझ में? फिर आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दे गेट इमेंस बेनिफिट ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या होता है कि जब दो एंटरप्राइजेस जब मिलती है ना तो किसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है। अब जैसे कि हम जो जॉइंट वेंचर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मारुति सुजुकी। मारुति कहाँ का है? हमारे इंडिया का है, ठीक है, और सुजुकी कहाँ का है? जापान का है, ठीक है। मारुति कहाँ का है? इंडिया का, और सुजुकी कहाँ का है? जापान का। तो अब क्योंकि जो इंडिया में जो लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर्स हैं वो काफ़ी कम रुपए में, काफ़ी कम पैसे में ही मान जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनको दिन की अगर 200-300 की भी दिहाड़ी देते हो तो उसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया 100 रुपये सुबह कमाने और बाकी के जो 100 रुपये सुबह रात को उस 100 रुपये से दारू पी लेने नहीं और फिर सो जाना है, ठीक है। तो इंडिया के लेबर्स का तो भैया यही काम चलता है। तो क्या होता है, इससे फ़ायदा किसको मिला? जापान वालों को मिला, यानी सुजुकी वालों को मिला, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम है, यहाँ के जो लेबर्स होते हैं वो कम पैसों में ही मान जाते हैं। तो इसका फ़ायदा किसको मिला? सुजुकी वालों को मिला, यानी जापान वालों को मिला, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब दो एंटरप्राइजेस सब मिल के काम करते हैं तो एक का जो फ़ायदा होता है वो दूसरे के लिए भी फ़ायदा बन जाता है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट आता है Establish brand name. When two firms enter into joint venture, one of the party benefits from the other's goodwill. अब क्या होता है कि जब दो पार्टीज मिलती हैं, ठीक है, दो कंपनीज मिलती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक जो एंटरप्राइज है उसका नाम बहुत चलता और दूसरी वाली कितना ना चलता। तो जो अब दो एंटरप्राइजेस जब मिलती हैं, मान लीजिए एक ए लिमिटेड है और दूसरी क्या है? बी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये जो ए लिमिटेड है ना ये बहुत ही पॉपुलर है लोगों में, ठीक है, इसका बहुत नाम चलता है, और बी लिमिटेड का इतना नहीं चलता। तो जब दोनों मिलके काम करेंगी और जो लोग जाएंगे वो किसकी वजह से जाएंगे? ए लिमिटेड की वजह से जाएंगे। क्यों भैया? ए लिमिटेड का तो नाम चलता है, ठीक है, ए लिमिटेड तो अपने आप में एक ब्रांड है। आई बात समझ में? तो इसका फायदा किसको भी मिल रहा है? बी लिमिटेड को भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एक की अच्छी गुडविल है, दूसरे की नहीं भी है, तो दूसरे को तो फायदा मिलना ही है। आई बात समझ में? तो यही क्या होता है, क्या होते हैं इसके फीचर्स होते हैं। आई बात समझ में? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो फिर से आपको फिर से दोहरा देती हूँ पॉइंट्स। इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, यानी जब दो एंटरप्राइजेस मिलकर काम करती हैं तो एक फिजिकल रिसोर्सेज में अच्छा होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अच्छा होता है, ठीक है। न्यू मार्केट में, यानी जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो सिर्फ एक मार्केट तक सीमित नहीं रह जाती हैं, उनको न्यू एक्सपोजर मिलने लगता है, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजी में एक्सेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी न्यू टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जो एंटरप्राइजेस आती हैं वो अपने न्यू टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ के साथ आती हैं, ठीक है। फिर आता है इनोवेशन, यानी जब दो एंटरप्राइजेस मिलकर काम करते हैं तो अपने अपने आइडियाज़ लेके आते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ की वजह से जो प्रोडक्ट आउटपुट मिलता है वो बहुत ही सॉलिड रहता है, ठीक है। फिर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी एक फॉर्म का भी कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो उसका फ़ायदा दूसरे को मिलेगा। फिर यही आता है एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। ब्रांड नेम भैया क्यों? अगर किसी एक का नाम भी अच्छा है तो फ़ायदा तो दूसरे को मिलना ही है। अगर दोनों की गुडविल बहुत अच्छी है तो फिर भैया बल्ले ही बल्ले।
आई बात समझ में? सो बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल पी। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, PPP, ट्रिपल पी। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब ये इसके नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक प्राइवेट। क्या पता चल रहा है? पब्लिक प्राइवेट, यानी इसमें पब्लिक भी आ रही है और प्राइवेट भी आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब्स अ गवर्नमेंट सर्विस और private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies। अभी इतनी टफ डेफिनेशन देख के घबरा गए होगे, बट मत घबराओ, मैं हूँ ना। तो यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप रहती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों मिल के काम करते हैं, तो वो कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब हो सकता है ये इस पार्टनरशिप इसलिए की जाती हो किसी प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता हो तो आपकी जो ट्रिपल पी है वो बंद हो जाती हो। ठीक है, तो वो अपने अपने सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन ट्रिपल पी क्या होता है, जब पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जब मिल के काम करती हैं, ठीक है, जब मिल के अपने फंड्स लेके आती हैं और मिल के काम करती हैं, तो वो आपकी कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका सादा मतलब यही है कि जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अपने फर्स्ट लेके आता है और मिल के काम करता है तो वो कहलाती है आपकी ट्रिपल पी। बस अब इसके जानते हैं भैया फीचर्स। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन ट्रिपल पी। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू इंश्योर सर्विस ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल। अब भैया पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहता है, वो ये इंश्योर करती है पब्लिक सेक्टर कि जो लोगों की ऑब्लिगेशंस हैं समाज के लिए, जो उनके कर्तव्य हैं वो फुलफिल होते रहें। ठीक है, और वही जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल रहता है वो ये रहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो अपने ऑपरेशंस में, अपने मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट एक ट्रिपल बी में इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो अपने अच्छे आइडियाज, अच्छे अपने मैनेजमेंट टीम के साथ आते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है, पब्लिक सेक्टर को भी मिलता है। तो पब्लिक सेक्टर का बेसिक रोल यही रहता है कि हम ये सुनिश्चित करें, हम ये इंश्योर करें कि लोगों का वेलफेयर हो। आई बात समझ में? फिर आता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। In some types, the cost of using service is borne by users of service। मतलब क्या होता है कि कुछ टाइप्स में जो कीमत होती है, ठीक है, वो कौन चुकाता है, जो सर्विस को यूज़ करते हैं, और कुछ टाइप्स में क्या होता है कि जो पार्टली या होली गवर्नमेंट ही पे करती है। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्टेनिंग ऑफ हाई प्रायोरिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। ट्रिपल पी सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अभी जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट होता है वो उन्हीं सेक्टर्स के लिए सूटेबल होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यानी जैसे कि मेट्रो का काम हुआ, ठीक है, रेलवेज़ का हुआ, एयरलाइन का हुआ। अब जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो अडानी ने खरीदे हुए हैं। ठीक है, जो मेट्रो का काम होता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनको ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अकेले सरकार नहीं कर पाती, ये होता है ट्रिपल पी की वजह से। अब जो मेट्रो का भी काम चलता है, दिल्ली मेट्रो का जो काम है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी आपने सुना होगा। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रिपल पी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल पी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होता है कि वो अपनी अच्छी ऑपरेशंस, अच्छी अपनी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज टीम लेके आता है, और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहता है, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों की भलाई हो। ठीक है, अब जो मेट्रो में क्या होती है, टिकट्स के जो रेट्स होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं, 20 रुपये में आप राजीव चौक से चांदनी चौक तक जा सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो क्यों रेट्स इतने सस्ते क्यों होते हैं, ताकि लोगों की भलाई हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या रोल था, पब्लिक का रोल था। और वही जो मेट्रो इतनी अच्छी फंक्शनिंग वगैरह कर रही होती है वो किसकी वजह से कर रही होती है, क्योंकि उसमें हाथ था प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, आई बात समझ में? सो नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम विद ट्रिपल पी। द मेन प्रॉब्लम विद ट्रिपल पी प्रोजेक्ट इज दैट प्राइवेट ऑप्टेंड अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड रेट। अब क्या होता है कि जो ट्रिपल पी में एक यही दिक्कत आती है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो अपने स्वार्थ ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं, यानी जो गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। अब गवर्नमेंट का काम होता है कि भैया हमें तो काम करवाना ही है, ठीक है, लोगों की भलाई करवानी है, तो क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, क्या होते हैं वो ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाने के लिए। अब प्राइवेट सेक्टर वालों को पता होता है कि गवर्नमेंट अकेला तो करवा नहीं पाएगा, ठीक है, ये मेट्रो का काम, तो वो क्या करते हैं कि मजबूर, पब्लिक सेक्टर भी मजबूर होती है, सरकार भी मजबूर होती है, तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पब्लिक सेक्टर से। आई बात समझ में?
तो उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि अडानी ने एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर लिया है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अब जो एयरपोर्ट्स वो किस में आते हैं, वो पब्लिक एंटरप्राइज में आते हैं, लेकिन जो अडानी है वो एक बिजनेसमैन है, उसका अपना प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रिपल पी का। दिल्ली मेट्रो का, ठीक है, दिल्ली मेट्रो का जो काम है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रिपल पी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रिपल पी का ही एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ये चैप्टर होता है समाप्त, लेकिन आपकी पढ़ने की शक्ति समाप्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअली में इसकी नीड रखते हैं, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय।